आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। हर रविवार की तरह इस रविवार भी 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं सिद्धार्थ और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमया, और हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। और आज हम बात करने वाले हैं आज के जमाने के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स करण जौहर की। भावना जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप करण जौहर को किस रूप में देखती हैं? वो एक प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिल्में लिखते भी हैं और कई बार फिल्मों में नजर भी आते हैं, तो आपके हिसाब से वो क्या है? मेरी नज़र में वो मल्टी डायमेंशनल है और वो स्टेज पर्सनालिटी भी दिमाग में रहते हैं। मैं समझती हूँ कि कहीं पे करण जौहर ने ये डायरेक्टर की परिभाषा बदल दी, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर भी है और उनको बहुत अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है और उनको कैमरा के सामने आना अच्छा लगता है, उनको स्टेज पे जाना अच्छा लगता है। वो डिबेट के गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए जहाँ कहीं भी उनको बोलने के लिए बुलाया जाता है तो उनमें ऐसी एक कला है जिसकी वजह से वो किसी को भी मोहित कर सकते हैं। और ये सारी बातों को लेकर एक सेलिब्रिटी आइकॉन वो बन गए हैं। और मैं समझती हूँ ये उनका प्लस भी है और माइनस भी है, क्योंकि जो उनके क्रिटिक्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो डायरेक्टर है और उनको सिर्फ फिल्मों में ध्यान देना चाहिए, और वो समझते हैं कि जब उनमें सारे गुण हैं तो वो सब कुछ क्यों ना करे। बिल्कुल सही बात। और एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद उनका बचपन आम स्टार सन की तरह नहीं रहा। भावना जी, आम स्टार सन की तरह उनका बचपन नहीं रहा, जबकि एक बहुत बड़े फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने तो उनको बचपन से देखा है, तो आप एज अ चाइल्ड उनको कैसा पाती थी? जब वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे मैं उनको कभी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ। मगर ये सब बातें हमें मालूम है कि उनकी माँ हीरू जौहर और उनके पिता यश जौहर, उनकी बहुत लेट शादी हुई थी। इसकी वजह से करण भी बहुत लेट पैदा हुए और वो इकलौते बच्चे हैं, जिसकी वजह से उनका बचपन बहुत ही लोनली रहा। और हमेशा माँ बाप की ओर से ये एफर्ट रहा कि किसी न किसी तरह से उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनको अकेलापन ना लगे। वो बहुत ही ज़्यादा मोटे बच्चे थे, जिसकी वजह से एक तरह से कॉम्प्लेक्स्ड थे। बिल्डिंग में सब उनका मजाक उड़ाते थे। और एक बार उन्होंने सुना कि डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल जो है, टीना बुलाते हैं घर पे उसे, उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया है। तो करण ने फैसला कर लिया कि वो भी बोर्डिंग स्कूल जाएंगे और उनके माँ बाप के साथ उन्होंने जिद की कि उनको बोर्डिंग स्कूल में भेजें। बोर्डिंग स्कूल में भेजा, बड़ी फेयरवेल पार्टी हुई करण जौहर के लिए, सारे बिल्डिंग के बच्चे आए और बोर्डिंग स्कूल पहुंचते ही एक दिन में ही वॉज टेरिबली होमसिक। और इतने होमसिक हो गए कि उन्होंने टीना से कहा मैं अभी का अभी भाग जाना चाहता हूँ। तो टीना ने उसे कहा तुम एक ही तरह से भाग सकते हो, अगर ये जो हिल है उसके नीचे तुम कूद जाओ। तो वो बेचारा कूद गया, उनको बहुत सारी चोट आई। उनके पिताजी को बुलाया गया और वापस घर लेकर गए। एक तरह से ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद वो अपने आप से खुश रहने लगे। और उस वक्त के एक एडिटर होते थे, जब वो फोटोशूट करते थे तो करण जौहर जाके वो फोटोशूट में हेल्प करते थे, उनके कपड़े को अपनी जो समझ थी उससे सजाते थे। फिल्मों में उनको दिलचस्पी थी। यश चोपड़ा जो यश जौहर के खास दोस्त थे, तो उनके बेटे आदित्य चोपड़ा जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बना रहे थे तो करण को बुलाया असिस्ट करने के लिए। और साथ ही में करण ने एक छोटा सा रोल भी किया है फिल्म में, शाहरुख खान के दोस्त का, और वो बहुत क्यूट थे, मोटे से थे। रॉकी नाम था उनका उस फिल्म में। और यहीं से शुरुआत हुई एक बहुत ही नॉन सेलिब्रेटेड फिल्मी सफर की। यूजुअली जब स्टार सन की एंट्री होती है फिल्मों में तो बहुत ही धूम धड़ाके के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, लेकिन चुपचाप फिल्म मेकिंग की विधा सीखते रहे करण जौहर। और जब अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने को तैयार हुए तब क्या हुआ? आज बात हो रही है करण जौहर की। भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि उनका बचपन जो था वो आम स्टार सन की तरह नहीं था। वैसे उनके माता पिता बहुत प्रोटेक्टिव थे उनके बारे में, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने फिल्म मेकिंग की कला सीखी। फिर कैसे तैयार हुए जब उन्हें ये लगा कि वो अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं? करण बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, स्कूल में भी बहुत एक्सीलेंट था, इसलिए वो बहुत जल्दी सीखता है और अपने एनवायरनमेंट से इवॉल्व होता है। और उनमें कुछ इतना अच्छा है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनकी दोस्ती हो गई फिल्म के हीरो शाहरुख खान और फिल्म की हीरोइन काजोल से।
सब ऑलमोस्ट सेम उम्र के थे, इसलिए दोस्ती बनना भी मुश्किल काम नहीं था। आदित्य चोपड़ा के साथ काम करते करते और उनके फर्स्ट हैंड होते हुए करण को इतना तो मालूम था कि वो अपनी फिल्म बहुत जल्द बनाएंगे। और क्योंकि शाहरुख खान दोस्त हो गए थे तो उन्होंने शाहरुख और काजोल से बात कर ली कि मैं अपनी फिल्म खुद लिखूंगा, तो आप मेरी फिल्म में काम करोगे या नहीं। और दोनों मान गए, क्योंकि उनके पिताजी प्रोड्यूसर थे और अपने बेटे से इंतहा मोहब्बत करते थे, तो बजट का तो कोई प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। इस तरह से कंसीव हुई कुछ कुछ होता है, जो उनके उम्र के बबल गम कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में थी। शाहरुख काजोल तो फौरन हाँ कर दी थी। अब देर थी, एक तीसरी लड़की थी। तीसरी लड़की के लिए करण ने सोचा था टीना का, और इसीलिए लड़की का नाम भी टीना रखा था, मगर ट्विंकल खन्ना ने मना कर दिया। बहुत सारी हीरोइंस को वो अप्रोच किया, सबने मना किया, और रानी मुखर्जी ने हाँ कर दी, और वहां से रानी मुखर्जी का करियर बदल गए। कुछ कुछ होता है कि शूटिंग के पहले दिन जब वो सेट पे जा रहे थे तो उनकी माँ ने, जैसे आम घरों में होता है, टीका किया और कहा कि मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर धीरे से जब यश जौहर कमरे में नहीं थे तो उन्होंने करण से पूछा, बेटा आता तो है ना, कैमरा कहाँ लगाना है? तो करण ने कहा नहीं आता है, आप चलो सेट पे और मुझे दिखा दो। और करियर बदल गया करण जौहर का। पहली फिल्म एक अपने उम्र की फिल्म बनाई थी उन्होंने, एक फैंटेसी वर्ल्ड जहां पे सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है। लेकिन अगली फिल्म बिल्कुल अलग होने वाली थी, इंसानी रिश्तों के बारे में, और एक जमावड़ा ऐसा स्टार कास्ट जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पहली फिल्म सुपर डुपर हिट कुछ कुछ होता है, एक रोमांटिक फिल्म, उस एज की फिल्म जहां हर किसी ने एक फैंटेसी को जिया। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी। सबको ये उम्मीद थी कि रोमांटिक जॉनरा में करण जौहर अपनी अगली फिल्म बनाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी अगली फिल्म के बारे में सोचा तो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग था। भावना जी, उसके बारे में बताइए। कुछ कुछ होता है ये जताती है कि दोस्ती ही प्यार है, मगर करण के अंदर एक बहुत ही ओल्ड फैशन बच्चा भी है, जो ट्रेडिशन को मानता है, जो फैमिली वैल्यूज को मानता है। और यश जौहर, हीरू जौहर और करण जौहर इतने एकजुट है कि दे आर ऑलमोस्ट लाइक वन पर्सन, और वो अपने माँ बाप से इंतहा प्यार करते हैं। इसलिए वो दूसरी फिल्म जो है वो फैमिली वैल्यूज पर बनाना चाहते थे। कुछ हद तक कभी कभी जो यश चोपड़ा की थी उनसे प्रभावित थे। एक्चुअली यश चोपड़ा, सूरज बरजात्या और आदित्य चोपड़ा, ये तीनों फिल्म मेकर्स से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यश चोपड़ा की कहानियां, आदित्य चोपड़ा की टेकिंग और सूरज बरजात्या की पैकेजिंग और ट्रेडिशन वैल्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि कभी खुशी कभी गम का उन्होंने पहले स्टार कास्ट डिसाइड किया और बाद में कहानी बताई। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के समय करण ने अपने पिताजी से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख, काजोल, ऋतिक और करीना। तो यश जौहर जो ब्रेकफास्ट ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तो सब ठीक है बेटा, एक एक फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा पापा मैं एक फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, ये 6 स्टार्स को मैं एक फिल्म में लेना चाहता हूँ। तो यश जौहर को लगा कि उसका बेटा पागल हो गया है, मगर फाइनली उन्होंने अपने बेटे के प्रोजेक्ट को बैक किया। इसी दौरान अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग करते थे और इस फिल्म का एक टेस्ट शूट बनाया गया था और इसका एक बड़ा पोस्टर उनके कमरे में लगा हुआ होता था। तो अमित जी ने मुझे समझाया कि जो बाहर के जगत के लोग होते हैं, जो हमारे फैंस होते हैं, वो अपने मन में एक खास परिवार की इमेज बनाते हैं जो एक्टर्स होते हैं। तो उनके लिए अमिताभ और जया बच्चन माँ बाप, 2 बेटे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और उनकी 2 खूबसूरत बहू, इससे बेहतर फैंस के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता था। और एक और खास बात थी भावना जी कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन एक साथ कई सालों के बाद दिखे थे, सिलसिला के बाद। और मैं जब उनकी शूटिंग पे गई थी, दोनों लंबे अरसे के बाद आए थे, मगर सेट पे बिल्कुल प्रोफेशनल्स होते थे। दोनों के कमरे अलग होते थे, दोनों अलग गाड़ियां में आते थे और फिर सेट पे मियाँ बीवी का रोल निभाते थे। और इस तरह बनी एक निहायती खूबसूरत फिल्म इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को दिखाती हुई कभी खुशी कभी गम। और फैंस ने, जैसा कि उम्मीद थी, हाथों हाथ लिया इस फिल्म को और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। अब उम्मीद थी कि करण जौहर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार फिर से एक सरप्राइज। अब उनकी फिल्म मेकिंग सेंसिबिलिटीज बहुत आगे बढ़ चुकी थी और अपने पिताजी की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस को वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे। वो कैसे किया उन्होंने? कभी खुशी कभी गम
एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस, दर्शकों का पूरा प्यार मिला करण जौहर को। इंतजार था कि अब वो अपनी अगली फिल्म के सब्जेक्ट पर काम करेंगे। काम तो किया उन्होंने, लेकिन एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ प्रोड्यूसर, और ले गए धर्मा प्रोडक्शंस को एक और ऊंचाई पर। भावना जी, इसके बारे में बताएं। ये यश जौहर और करण जौहर दोनों का डिसीजन था कि करण को अब प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए, ताकि वो समझ में आए उनको कि कितना पैसा कहाँ जाता है। करण जौहर की प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और इमोशन कोशन उनकी फिल्मों में बहुत हाई होता है। निखिल अडवाणी जो उनके फर्स्ट एडी थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही सुपर्ब टेक्नीशियन रहे हैं और करण और निखिल की जोड़ी शानदार थी। करण ने फैसला किया कि वो निखिल को अपने बैनर में ब्रेक देंगे और उस फिल्म की कहानी उन्होंने खुद लिखी, कल हो ना हो, जो एक तरह से ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद से प्रेरित थी। कल हो ना हो करण जौहर की जिंदगी में एक बहुत ही मुश्किल दौर था। एक, वो पहली बार प्रोड्यूसर बने थे तो उनको पैसे किस तरह से इस्तेमाल होते ये समझ में आ रहा था। दूसरा, वो पहली बार अपनी लिखी हुई कहानी किसी और को दे रहे थे जिसके बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे और उनकी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम आ रहा था। तीसरा, ये शूटिंग के दौरान यश जौहर बहुत बीमार हो गए और इतने ज्यादा बीमार थे वो, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गए थे, मगर उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया और चुपचाप वो घर से निकलते थे, शूटिंग पे आते थे, करण को सब दिन का काम समझा देते थे और फिर वो अपना इलाज कराने के लिए जाते थे, मगर बहुत लंबे अरसे के लिए गायब रहते थे। इसलिए करण को शक हो गया और एक दिन जब यश जी सेट पे आए और कहा कि बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आप बहुत बीमार हो। कल हो ना हो के बाद करण की जिंदगी में बहुत दुख आए। सबसे पहले तो ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, यश जौहर। दूसरा, निखिल और उनकी पार्टनरशिप टूट गई। इस दौरान वो एक दिन जब ऑफिस गए तो एक जेंटलमैन उनके कमरे में आए और कहा कि मिस्टर जौहर, आई एम योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब तक करण को ये भी नहीं पता था कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है। एक छोटा ब्रेक लेने के बाद करण और उनके दोस्त, जो भी उनके दोस्त होते थे ऑफिस में, ने फैसला किया कि ये एम्पायर चलाने के लिए उस तरह से जिस तरह से यश जौहर चलाते थे, उनको बहुत सारी फिल्म्स प्रोड्यूस करनी होगी ताकि ऑफिस और उनके जो टेक्निकल स्टाफ है उनके पास काम रहे, और साथ ही में जब कोई सब्जेक्ट उनके दिल को छुएगा तब वो खुद फिल्म बनाएंगे। और इस तरह से शुरुआत हुई उनके फिल्म प्रोडक्शन, करण जौहर फिल्म प्रोडक्शन की। इस लंबे दौर में उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। 2003 से 2009 तक उन्होंने कल हो ना हो, काल, दोस्ताना, कुर्बान, वेकअप सिड। काल सोहम शाह ने बनाई, उनके दोस्त थे। दोस्ताना तरुण मनसुखानी ने और वेकअप सिड अयान मुखर्जी ने। और यहाँ से शुरुआत हुई अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर और करण जौहर की जोड़ी, जिन्होंने आगे जाके भी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि करण जौहर अब फिल्में डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे। उनके अंदर का डायरेक्टर अभी भी कुछ और करने को मचल रहा था, और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर वो और भी ज्यादा इवॉल्व होते जा रहे थे। कैसे सोचा अपनी अगली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की उसका सब्जेक्ट करण जौहर ने। एक सीरीज ऑफ फिल्म्स जब उन्होंने प्रोड्यूस की, एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर बन गए और धर्मा प्रोडक्शन को कभी ना सोच सकने वाली ऊंचाई पर पहुंचा दिया उन्होंने। एक तरीके से अपने पिता का सपना पूरा किया। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर का क्रिएटिव फिल्म मेकर अभी सोया नहीं था, वो कुछ अलग करने के फिराक में था। और तभी शुरुआत हुई उनकी अगली फिल्म जो वो डायरेक्ट करने वाले थे। 2006 में करण जौहर ने कभी अलविदा ना कहना बनाई। इस फिल्म का सीड उनको एक तरह से सिलसिला से आया। उन्होंने खुद कहा है कि सिलसिला बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म रही उनके ग्रोइंग अप ईयर्स की, और शायद ओ जनरेशन के सब लोगों की। मगर उन्होंने फैसला कर लिया था कि सिलसिला जहां एंड हुई थी वो उस तरह का एंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि समय बदल गया था। और अब अगर पैशन है, प्यार है, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के एक नई दुनिया बसा सको। इसके लिए उन्होंने चुना शाहरुख खान, और वो चाहते थे काजोल। काजोल ने एक लंबा समय लिया हाँ या ना करने के लिए, और बाद में काजोल ने ना कर दिया। रोल गया रानी मुखर्जी को। ये फिल्म उतनी चली नहीं जितनी उन्होंने सबने सोचा था कि चलेगी। कभी अलविदा ना कहना के बाद
करीबन 2009 में उन्होंने माय नेम इज खान बनाई। ये फिल्म बनाने की भी बहुत सारे रीजंस थे। एक हद तक करण में एक कॉम्प्लेक्स था कि मधुर भंडारकर, फरहान अख्तर, आशुतोष गवारीकर जो उनके सारे कंटेम्प्रेरीज थे, वो हमेशा कुछ न कुछ नया करते थे। और करण पर क्रिटिक्स हमेशा ये इल्जाम लगाते थे कि वो लव स्टोरीज या मैच्योर लव स्टोरीज या पेन और इमोशन में फंसे हुए हैं, तो वो कुछ नया करना चाहते थे। और उसी दौरान शाहरुख खान के साथ बहुत सारे किस्से हो गए जहां उनको एयरपोर्ट पे ह्यूमिलिएट किया गया, बहुत ज्यादा सर्च किया गया और उन पर शक किया गया क्योंकि वो खान उनकी सरनेम है। वहां से ये टाइटल जन्मा, माय नेम इज खान। और स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने शाहरुख खान के कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा फ्रिल्स और स्पेशल एबिलिटी दे दी। माय नेम इज खान चली और इसके बाद करण ने एक लंबा गैप लिया। शायद वो सोच रहे थे कि क्या बनाएंगे। उन्होंने कुछ 4 फिल्में प्रोड्यूस की, आई हेट लव स्टोरी, वी आर फैमिली, अग्निपथ, एक मैं और एक तू, और आखिर में नए बच्चों के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट। और जिस तरह से पैसा इसमें लगाया उसने, तो सारे बच्चे के माँ बाप बहुत खुश थे क्योंकि ऐसा ब्रेक किसी न्यूकमर को नहीं मिला था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर हिट हो गई और कुछ अलग करने का मौका एक बार फिर उनको मिला बॉम्बे टॉकीज में। बॉम्बे टॉकीज सेंटिनरी ईयर के सेलिब्रेशन में कंसीव की गई थी और 4 फिल्म मेकर्स को बोला था कि आपको एक कहानी लेकर बनानी है। बॉम्बे टॉकीज डायरेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी मोस्ट एम्बिशियस फिल्म ए दिल है मुश्किल अनाउंस की है, जो वो 2016 में। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा है। हालांकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, मगर ऐसा माना जाता है कि ये यशराज की दूसरा आदमी पर आधारित है। साथ ही में उन्होंने एक्टिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। अनुराग कश्यप, जिनके साथ उनकी दोस्ती हो गई थी बॉम्बे टॉकीज बनाने के समय, अनुराग ने करण को ऑफर किया बॉम्बे वेलवेट में विलन का रोल करने के लिए। एक पारसी का रोल था और करण जौहर ने बाखूबी निभाया, बल्कि ही एंजॉयड हिमसेल्फ व्हाइल बीइंग एन एक्टर। इसके अलावा करण को हमने एज अ जज देखा है इंडियाज गॉट टैलेंट में, वो एज एन एंकर देखा है कॉफी विद करण में, सीजन्स करते रहते हैं, बहुत सारे मंचों पर पैनल डिस्कशंस पर आते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं। फिकी में हम उसे हर साल देखते हैं, CII में हम उनको हर साल देखते हैं। करण जौहर का जन्मदिन 25 मई को है, तो हम उनको एडवांस में ही वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि करण जौहर इतने पॉपुलर क्यों है। जो उनके पिताजी यश जौहर को जानते थे, वो ये कहते हैं कि करण जौहर इज नॉट इवन हाफ एज पॉपुलर एज हिज फादर। यश जौहर फिल्म इंडस्ट्री की जान होते थे, सबके साथ बहुत खूबसूरती से रिश्ता निभाते थे और जितना प्यार और गुडविल करण जौहर को मिला है वो शायद सब उनके पिताजी से है। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा क्योंकि जो आने वाली फिल्में हैं करण जौहर की, वो इस बात का सबूत है। और ना सिर्फ एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, बल्कि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में हम उन्हें देख पाएंगे उनके नए दोस्त अनुराग कश्यप की अगली फिल्म बॉम्बे वेलवेट में। 92.7 बिग FM पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, जहां बातें होती हैं फिल्मी हस्तियों की जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की बात होगी। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग FM।